हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का आईसीएससी का चैप्टर 1 फोर्सेस। और इसको मैं 1 घंटे के अंदर, वैसे 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा खत्म कराने की कोशिश करूंगा। और इस चैप्टर में मैं बता दूं तो मैं पूरे चैप्टर में जो टर्निंग फोर्सेस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस चैप्टर को करने के बाद अगर हम अभी 2-3 साल का ट्रेंड देखें, जो 2-3 सालों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तकरीबन 6 से लेकर के 8 नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आप 6 से लेकर के 8 मार्क्स अटेन कर सकते हो। ठीक है। और मैं बता दूं, एक प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों के साथ ही आए कि जब आप इस लेक्चर को कर लो और उसके बाद भी आपको डाउट्स रह जाते हैं, तो मैं आपके लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां चले जाइएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। उसमें 10th आईसीसी के बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे, जो भी होंगे, और मैं रहूंगा उसमें, और भी टीचर्स रहेंगे। तो जो भी डाउट्स हैं आप उसमें डाल सकते हो, तो बच्चे भी उसको आंसर कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो मैं पर्सनली उसके लिए वीडियोस वगैरह बना के उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं, इसकी अगर आपको स्लाइड वगैरह चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसमें सारे नोट्स वगैरह हैं। मैं क्या करने वाला हूँ पता है, वैसे यहाँ पर तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, थ्योरी, पीवाईक्यू, बिल्कुल जैसे बोर्ड में आता है, जैसे बोर्ड में आता है वैसे ही सब कराऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ सिर्फ नोट्स नोट्स चाहिए तो वो भी मैं ग्रुप पे भेजने वाला हूँ। इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चाहिए, वो भी मैं ग्रुप पे भेजने वाला हूँ। तो 1 से 1.5 घंटे आपको बने रहना है मेरे साथ। कौन इस लेक्चर को करेगा? जो जीरो पे है, जिसने अभी कभी टॉर्क नहीं पढ़ा, वो इसको कर सकता है। जो पढ़ चुका है लेकिन उसको फटाफट से रिवीजन चाहिए, वो भी इसे अटेंड कर सकता है। देखो, बोर्ड्स आ चुके हैं और मैं आपको के साथ कनेक्टेड रहूंगा और आपको भी मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। जैसे कमेंट्स में रह सकते हैं आप लोग, या फिर अगर आप इस लेक्चर को ऐप पे देख रहे हैं तो आप जो भी जब ज्वाइन करा है तो वहां पर आपके ऑप्शन होगा, आप चैट बॉट में जाकर के हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर को। ओके। तो सबसे पहले जानते हैं टॉर्क किसे कहते हैं। व्हाट इज अ टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क एक तरह की फोर्स होती है जो किसी चीज में टर्निंग पैदा करती है। टर्निंग यानी घुमाव पैदा करती है। जैसे मैं आपके सामने ये लकड़ी लेकर आता हूं, तो देखो भाई, मैं अगर इस लकड़ी को ऐसे अपने हाथ पे ऐसे रख देता हूं, तो पता है, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो देखो लकड़ी टर्न हो रही है, घूम रही है ना। लेकिन अगर अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे इस तरीके से पुश दूं, इस तरीके से, तो ये लकड़ी घूमने की जगह क्या हो रही है, खिसक रही है। तो ये मेरा जो है, ये जो है, ये क्या है, ये रोटेशन है। लेकिन ये वाली जो फोर्स है, ये रोटेशन नहीं है। तो वो फोर्स जो किसी बॉडी में टर्निंग पैदा करे, रोटेशन पैदा करे, उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी उंगली है और ये वाली फोर्स से रोटेशन हुआ, लेकिन ये वाली फोर्स से रोटेशन नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो टॉर्क है वो क्या है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। देखो, पहले जिस जगह क्या अबाउट ये लकड़ी घूम रही है, लकड़ी किस जगह से घूम रही है, तो लकड़ी इस जगह से घूम रही है जहां मैं अभी दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट से कितनी दूर आप फोर्स लगा रहे हो, इस पे आपका टॉर्क डिपेंड करेगा। दूसरी बात, पाइवट पॉइंट से कितनी दूर लगा रहे हो और कैसे लगा रहे हो। जैसे मैं अगर ऐसे लगाता हूं तो टॉर्क आ रहा है, रोटेशन हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो फिर नहीं हो रहा। तो मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, और जो फोर्स आपने लगाई है उस पर भी डिपेंड करती है, और वो फोर्स आपकी दूरी से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तभी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। देखो, ये दूरी, ये फोर्स, तो क्या ये एक एल नहीं बन रहा है? तो ऐसा एल की तरीके से फोर्स लगाओगे तो घूमेगी। तुम खुद भी कर सकते हो भाई, कोई चीज तुम्हें घुमानी है तो तुम्हें, जैसे जैसे दरवाजा है, ये दरवाजे का कब्जा है, ये कब्जा लगा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, ऐसे तो घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाओगे ना, कि अंदर से घुसोगे नहीं ना, ऐसे घुमाते हो ना। तो इसी को हम टॉर्क कहते हैं। और डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो टॉर्क में क्या बताया गया, व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, वेट मैं कलर बदलता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स आप लगाते हो, फोर्स अप्लाइड, एंड द, और किस पे, तो दूसरी जो थी वो डिस्टेंस थी, लेकिन कैसी डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो फोर्स अप्लाइड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों पे आपकी टॉर्क डिपेंड करती है। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो जगह थी जहां से हम घुमा रहे थे, और कहां तक, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो वहां तक। तो वहां तक के लिए हम लिखेंगे टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है।
तो फोर्स टॉर्क क्या है, वो फोर्स जो तुम लगाते हो, जितनी दूर लगाते हो वो दूरी कहां तक लेनी है, फोर्स तक की दूरी को लेना है। तो आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क। मुझे एक अच्छा कलर चूज करना चाहिए जो आपको नजर आए। वेट करिए, मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लेता हूँ। ओके, सो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जहां से आप घुमा रहे हो वहां से दूरी है। ओके, ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट कैसे बताओगे? देखो यार, अगर तुमको फॉर्मूला आता है तो तुमको यूनिट आता है। फॉर्मूला फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। बात कर लेते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सर हमने तो सीजीएस कभी सुना ही नहीं। अरे भाई, सीजीएस यूनिट थोड़ा छोटा यूनिट होता है। एसआई बड़ा यूनिट होता है, सीजीएस छोटा यूनिट होता है। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। अब छोटा यूनिट कैसे करेंगे, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर एक न्यूटन है, सुन लो, अगर एक न्यूटन है तो वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और अगर एक मीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या ये बात जानते थे तुम? जानते थे? तो इसी को बस करना है। तो देखो, न्यूटन की जगह मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन की जगह छोटा यूनिट न्यूटन का होता है डाइन, और मीटर का छोटा यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डाइन सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। ये बिटवीन है, ओके। रिलेशन मतलब रिश्ता क्या है, किसका रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसका रिश्ता क्या कहलाता है, इनके और इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, वो ढूंढना है। तो देखो भाई, मैं तुम्हें दे रहा हूं 1 न्यूटन मीटर, इससे तुमको बनाना है डाइन सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ कुछ मिटाया है। 1 न्यूटन में कितने डाइन लिखवाए थे? सर 1 न्यूटन में याद नहीं आ रहा ना? ना ध्यान दो, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन लिखवाए थे। जिसको याद आया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा फोकस अच्छा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो टोटल अगर मैं जोड़ दूं, 5 यहाँ पे, 2 वहां पे, 5 और 2 मिला के कितना हो गया? 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। बहुत बड़े। जिसको ये सब आता है, जिसको ये सब आता है, वो क्या करेगा? फटाफट फटाफट फॉरवर्ड करता जाएगा और वेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग को, जिसको जिसको ये आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, टॉर्क किस किस पे डिपेंड करती है? अरे भैया, टॉर्क का फॉर्मूला देख। तो टॉर्क किस पे डिपेंड करती है? फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, फोर्स पे डिपेंड करती है। तो लिख देना भाई, टॉर्क डिपेंड करती है फोर्स पे। दूसरा किस पे डिपेंड? क्या रेड कलर आपकी आंखों में चुभ तो नहीं रहा? अरे यार, मेरी क्लास में ना बच्चे बोलते हैं रेड कलर चुभता है। वेट, मैं दूसरा कलर से भी लिख के देख लेता हूँ। ओके, फोर्स। और दूसरा जो है आप बता देना, अगर कलर वलर का दिक्कत है तो कमेंट में, अगली वीडियो में चेंज करेंगे। तो पहली तो फोर्स जो तुम लगा रहे हो वो, और दूसरा ना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, तो वो चीज तुमको फॉर्मूले से ही दिख जाएगी, तो ये दोनों चीजें लिख देनी है। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, फिर से सुन लो। अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ कि देखो भाई, ये तुम्हारा पेंच है और इसके अबाउट ये लकड़ी फंसी हुई है, ठीक है। ये तुम्हारा पाइवट है, इसको पाइवट बोलते हैं। तो अगर इस पे एक फोर्स यहाँ से F1 लग रही है और एक फोर्स यहाँ से F2 लग रही है, लिख भी सकते हो कॉपी में। तो टॉर्क जो F1 की वजह से आएगी वो प्रेजेंट होगी, आएगी, मैक्सिमम आएगी। लेकिन F2 की बात करूं तो वो तो इसी के ठीक सामने लगा रहे हो भाई, अभी मैंने दिखाया था ना। ऐसे करोगे तो कहां लकड़ी खिसक जाएगी, तो इस पे टॉर्क 0 लगेगी। और ऐसे घुमाओगे तो घूमेगी, तो इस पे टॉर्क प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं बात करूं यहीं पर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कराऊंगा, आप इसको लिख लीजिएगा स्टार बना करके, कि अगर हमारी फोर्स डिस्टेंस से परपेंडिकुलर होती है तो टॉर्क मैक्सिमम आता है, और अगर हमारी फोर्स उसी लाइन में आ जाती है तो टॉर्क 0 अंडा हो जाता है। तो लिख लेते हैं, अगर जो है फोर्स हमारी जो है परपेंडिकुलर होती है डिस्टेंस के, हमारा जो भी डिस्टेंस हमने बनाया है, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, तो भैया जो मेरा टॉर्क होता है वो मैक्स होता है। सर शॉर्टकट्स, ये भाई परपेंडिकुलर का निशान है, लेकिन मुझे लगता है तुमको परपेंडिकुलर का निशान पता नहीं है। और पता नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, टॉर्क इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आपकी टॉर्क परपेंडिकुलर है, सॉरी फोर्स परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपकी जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर नहीं है, लाइन में आ रही है, किसकी लाइन में आ रही है? इसी एक्सिस की। तो मैं लिख देता हूं, इफ फोर्स इज इन
एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आपकी फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है, इफ फोर्स इज पैरेलल, अगर हमारी फोर्स पैरेलल है, इनकी जगह कर लीजिए 2, तो अगर हमारी फोर्स इस एक्सिस के पैरेलल है तो भैया टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो मैक्स आएगा, और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो 0 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है। दो तरह की देखो भैया मूवमेंट होती है, जैसे यही है तो इसको मैं या तो ऐसे घुमा सकता हूँ या तो ऐसे घुमा सकता हूँ। तो दो तरीके का मूवमेंट होता है। मूवमेंट नहीं बोलना है, मूवमेंट नहीं, चल नहीं है, मो मा ओ मो, नॉट मूव। ओके, सो मोमेंट की बात करेंगे, मोमेंट जो बनते हैं वो मोमेंट है ये। तो भैया अगर किसी ने ऐसे ढकेला तो ये ऐसे घूमेगा, और अगर किसी ने इधर की फोर्स लगाई तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये दो अलग अलग तरह के डायरेक्शन हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये घड़ी की तरह चल रहा है, घड़ी की तरह चल रहा है तो एक ऐसा मोमेंट है क्लॉकवाइज, ये वाला उल्टा चल रहा है तो ये कौन सा मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरह के मोमेंट होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक क्लॉकवाइज होता है। तो ये वाला मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये वाला मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट है। देखो भाई, क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है जो घड़ी की तरह चलता है उसे हम लोग पता है क्या करते हैं, क्या साइन लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है उससे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये सवाल तुम्हारे बोर्ड्स में आया हुआ है, पी वाई क्यों है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताता भी जाऊंगा। ठीक है, इसका एक तरीका भी है, आप इसको राइट हैंड थंब रूल से लगा भी सकते हो, लेकिन वन शॉट है तो मैं वो सब चीजें स्किप करूंगा। ठीक है, रट लो फिलहाल, रट लो, आई डोंट हैव टाइम कि तुम्हें समझाऊंगा। ओके ठीक है, ओके सवाल आ गया, सवाल सवाल हलवा हलवा सवाल है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बस क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक ही फॉर्मूला पढ़ाया। सर कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया, सर ने तुमको टॉर्क बराबर एफ इंटू डी पढ़ाया है, एक ही फॉर्मूला एफ इंटू डी, याद कर लो, एफ फोर्स है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलो सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं, जल्दी से साथ में सवाल पढ़ेंगे। जो होशियार बच्चे हैं वो पॉज करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेरा इंतजार नहीं करेंगे। जिसने जो पहली बार कर रहे हैं वो भाई देख लें क्या है। अ डोर लॉक इज ओपन बाई टर्निंग द लीवर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। एक दरवाजा है उसको खोला जा रहा है और उसका दरवाजे का जो लीवर है, तो ये लीवर की जो लंबाई है वो 0.2 मीटर है। और मोमेंट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन मीटर। ध्यान दें, सवाल में जो डेटा दिया रहता है उसको अच्छे से लिखा जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स दिया गया है 1 न्यूटन मीटर, तो यानी टॉर्क दी गई है 1 न्यूटन मीटर। मेरा फेस उसमें आ रहा है, कट तो नहीं रहा, कट गया। ओके, तो टॉर्क इसमें जो दी गई है वो 1 न्यूटन मीटर दी गई है, और लंबाई यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दी गई है वो 0.2 मीटर दी गई है। तो अगर मैं पूछूं सवाल में क्या पूछा गया है, देन द मिनिमम फोर्स, ये फोर्स बताइए, तो कैसे बताओगे आप फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, एफ इंटू डी होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। टॉर्क कितनी दी गई है, सर टॉर्क तो 1 दी गई, तो टॉर्क की जगह रख देंगे 1, एफ निकालना है, डी की जगह रख देंगे 0.2। एफ कैसे निकलेगा, अगर 0.2 को उधर भेज दो तो एफ निकल आएगा। तो एफ इज इक्वल टू 0.2, सॉरी 1 ऊपर 1 है नीचे 0.2 है, तो 1 अपॉन 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 2 से 10 काट दिया तो 5 न्यूटन आ जाएगा। आपके ऑप्शन में देखिए 5 दिख रहा है, 5 हमारा सही आंसर है। ओके, दूसरा सवाल, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स अबाउट अ फल्क्रम इज कंसीडर्ड टू। अभी मैंने बताया क्लॉकवाइज जब होता है तो नेगेटिव होता है, इसका सही आंसर नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब तुम्हारे कुछ सवाल हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ बोल्ट इज ओपनड बाय अ स्पैनर ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ते पढ़ते डाटा भी लिखेंगे। फिर से देख लिए, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें एक चीज दी गई 10 सेंटीमीटर लेंथ, इसमें एक चीज दी गई 10 न्यूटन, और इसमें फाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, तीन बातें दी गई हैं। तो सेंटीमीटर तो तुम्हें पता चल गया दूरी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। सवाल में हमारे पास एक स्पैनर है और बोल्ट है, तो आप जानते होंगे कि जो बोल्ट में ऐसा ऐसा पाना फंसा के खोलते हैं, ये देखिए, तो ये यहाँ पे हम ऐसे फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर, और फिर इस तरीके से बोल्ट खुल जाता है। आपको इसीलिए इसकी हैंडल लंबी रखी जाती है ताकि ज्यादा टॉर्क मिल सके और हम आसानी से घुमा सकें। तो एक चीज और देखेंगे कि सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करके। नहीं आता है तो क्या करेंगे,
दो अंक छोड़ के पॉइंट रख देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, एक नंबर है, दो नंबर है, दो नंबर पहले पॉइंट रख देंगे तो 0.1 मीटर बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो चीज दी गई है 10 न्यूटन दी गई, 10 न्यूटन क्या है, फोर्स है, तो F इज इक्वल टू 10 रख देंगे। टॉर्क निकालना है, टॉर्क बराबर F इंटू डी। F कितना है हमारा, F हमारा 10 है, D हमारा 0.1 है, तो 10 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू पॉइंट, सॉरी, इस जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 1 न्यूटन मीटर। इस तरह के सवाल आपके टॉर्क के ऊपर आते हैं, और इसमें आपको या तो F निकालने को देगा, तो ये D या तो टॉर्क, लेकिन ये सब सिर्फ एक नंबर का आता है। तो एक नंबर का पढ़ाई हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, लेवल को अप करेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे। एक सवाल और देख लेते हैं, 2023 में आया है इसी कॉन्सेप्ट से। क्या लिखा है, द डायग्राम शोज व्हील ओ पाइवटेड एट पॉइंट ए। एक पहिया, एक व्हील है, और ये व्हील पाइवटेड एट पॉइंट ए। ध्यान सुनिए, पॉइंट ए, यानी ये जो पॉइंट ए देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बांध दिया गया है, ए की जगह पे बांध दिया गया है। 3 इक्वल फोर्सेस F1 F2 एंड F3 एक्ट एट पॉइंट बी ऑन द व्हील। तो 3 फोर्सेस लग रही हैं, आपको बताना है कौन सी फोर्स, विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट, कौन सी फोर्स से सबसे ज्यादा टॉर्क आएगा। तो देखो मैं तुम्हें बहुत इजीली बताता हूँ कि सबसे ज्यादा टॉर्क किससे आएगा, जो परपेंडिकुलर होती है। तो देखना परपेंडिकुलर, अब ध्यान दो, इसका पेंच, इसका पाइवट का यहाँ पे, तो हमको देखना पड़ेगा इससे परपेंडिकुलर कौन सी है। कैसे करोगे परपेंडिकुलर, तो इससे जो है देखो, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स कैसे जा रही है, देखो 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 देखो, क्या ये फोर्स उसी की लाइन में नहीं हो गई। तो ये कहाँ, ये कहीं से है परपेंडिकुलर, ये तो उसी की लाइन में हो गई, इसका तो टॉर्क फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी लाइन में हो गई। मैंने पहले भी बताया था। आपको दिख रहा होगा ये वाली फोर्स गोले के परपेंडिकुलर, आप फील कर सकते हो कि जब आप ढक्कन को खोलते हो तो कुछ इसी तरीके की फोर्स है, आप इसको खोलते हो। तो यहाँ पर जो टॉर्क सबसे ज्यादा है वो कहाँ से, पूछा गया विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट अबाउट ए, तो आपको बताना है F1। इसका आंसर होगा F1, पहले वाले सवाल का आंसर होगा F1। यहाँ क्या लगा, यहाँ कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, दूसरा सवाल, गिव द रीजन, इसके पीछे रीजन बताइए। हेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम फॉर द गिवन फोर्स। तो लिख देते हैं कि फॉर F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन होती है। तो अब देखिए, क्या टॉर्क में डायरेक्शन है, तो भैया ये देखो इधर घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज आया, नहीं आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क में डायरेक्शन होती है। हालांकि डायरेक्शन ये नहीं होती है, उसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, बट अभी आपकी क्लास में इसकी जरूरत नहीं है। तो टॉर्क हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए सवाल में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ कपल लिखा हुआ है, कपल पे भी मैं आऊंगा, ये सवाल 2025 में आया था, तो आप लिख लीजिएगा नोट्स में, क्योंकि मैंने यहाँ नोट्स में ऐड नहीं किया है, तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर नहीं है किया है तो लिख लीजिएगा कि टॉर्क जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि कभी कभी टॉर्क को अलग अलग नामों से भी पूछा जाता है। जैसे कि टॉर्क के दूसरे नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं टॉर्क को, टर्निंग फोर्स भी बोलते हैं टॉर्क को। कपल फोर्स एक अलग फोर्स होती है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या दिया है यहाँ पे, एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की इस पहिया पे, और यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हील हैव अ रेडियस ऑफ 3 मीटर। इस पहिया की रेडियस 3 मीटर है। ओके, यहां से भी आप 3 मीटर बना सकते हो, इट्स नॉट, इट्स ओके। सो 3 मीटर है आपकी रेडियस, और हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। सवाल है टॉर्क अबाउट ए, ओ टॉर्क अबाउट ए। तो ओ के अबाउट टॉर्क बताना है, मतलब ओ से दूरी देखनी है। टॉर्क अबाउट ए के अबाउट टॉर्क बताना है, मतलब ए से दूरी देखनी है। ओके, सो मैं ऐसा करता हूँ, वेट करो, ये थोड़ा सा फिगर जैसे पीछे वाला था ना, अब तो स्केल नहीं था ना, मैं सही कर देता हूँ, बिकॉज फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये फोर्स है 2 न्यूटन, तो आप देख सकते हो कि ये ओ से भी परपेंडिकुलर हो गया और ऐसे ए से भी हो गया। तो पहले सवाल में ओ से दूरी लेनी है और दूसरे सवाल में ए से दूरी लेनी है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में ओ पे बांध दिया है, ओ के ऊपर पाइवट कर दिया, ओ से घुमा रहे हैं। तो जब यहाँ पे पाइवट कर दिया है तो भैया दूरी कहां से देखोगे, यहां से देखोगे। कितना रेडियस है, 3 मीटर दिया गया है। तो पहले सवाल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर हो गई।
और फोर्स हो गई 2। टॉर्क निकालना है, टॉर्क किसके अबाउट आएगा, ओ के अबाउट आएगा। तो सर टॉर्क का फॉर्मूला एफ इंटू डी, एफ हमारा कितना है 3 और डी हमारा कितना है 2, तो टॉर्क हमारा कितना हो गया 3 इंटू 2, एफ इंटू डी आप लिख दीजिएगा, कितना हो गया 6 न्यूटन मीटर। समझ आया? ओके, दूसरा पार्ट देख लीजिए, टॉर्क अबाउट ए। ए के अबाउट कैसे करेंगे, ए से दूरी देखेंगे, ए से दूरी कितनी है, ए से दूरी सर 3 यहाँ पे थी, 3 यहाँ पे थी, तो टोटल कितनी हो गई 6 हो गई, और फोर्स कितनी है हमारी 2 है, तो टॉर्क एफ इंटू डी होता है, एफ हमारा 2 है 6 है, तो एफ इंटू डी लिखा, तो यहाँ पर एफ 2 है, ये 6 है, 2 इंटू 6 करा, कितना आ गया 12 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल देखो करना है भाई, बिना सवाल के सीखोगे नहीं, बोर्ड तुम्हारे बहुत डायरेक्ट सवाल नहीं देता है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट की मजबूती नहीं होगी तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 2 वेट्स आर हंग फ्रॉम अ मूवेबल व्हील एज शोन इन द फिगर, ये एक व्हील है और इसमें हमने 2 अलग अलग तरह के वेट टांग दिए हैं, इसमें आपको बताना है क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या ये व्हील बैलेंस है, अगर नहीं है तो कैसे होगी। सबसे पहले देखते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होगी। देखो इस ये पहिए पे 2 वजन लटका दिए हैं, तो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, स्टीयरिंग घुमाई है ना, तो ये वाला पहिया को इधर घुमाएगा, ये वाला पहिया को इधर घुमाएगा, तो ये वाला जो वेट है, ये वाली जो मूवमेंट है, ये इधर की तरफ की है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, एक मिनट सॉरी, ये वाली क्लॉकवाइज है और ये वाली उल्टी चल रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लॉकवाइज को देख लेते हैं। तो क्लॉकवाइज में फोर्स देखना होगा और डिस्टेंस देखना होगा। तो क्लॉकवाइज कौन सी वाली है पहले पहचानते हैं, तो ये वाली मेरी क्लॉकवाइज है, दिख रही है, ये वाली मेरी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में जो फोर्स है वो मेरी कितनी दी गई है, 2 दी गई, 2 kg दी गई है। तो फोर्स को हम क्या करने वाले हैं, 2 kg f लिख लेंगे, 2 kg f, 2 किलोग्राम फोर्स। अगर आपको kg f नहीं लिखना है, अगर आपको kg f नहीं लिखना है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें 2 इंटू 10 कर सकते हैं। देखिए अगर कभी वेट, अगर कभी मास दिया हो, मास, तो उससे फोर्स निकालने का तरीका होता है mg। यहाँ पे मास दिया गया 2, जी होती है अर्थ की एक्सेलरेशन, जिसको हम 10 मान लेते हैं, तो 2 10 20, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है। और जो दूरी है, इसकी जो दूरी है आप देख सकते हो, सेंटर से यहाँ से घूम रही है पहिया, तो यहाँ से जो धागा बंधा हुआ है इसकी दूरी कितनी है, 3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सर मोमेंट कितना हो गया, टॉर्क कितना आ गया, क्लॉकवाइज का टॉर्क कितना आ गया, एफ इंटू डी, एफ है 20, डी है 3, 20 इंटू 3, आप एफ इंटू डी कॉपी पे लिख लीजिएगा, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60 न्यूटन हो गया। और एक बात, अगर आप क्लॉकवाइज लिख रहे हो तो आप अपने हिसाब से साइन लगा दीजिएगा माइनस, माइनस आपको बताएगा कि आपने कौन सा लिखा है, क्लॉकवाइज लिखा है। ठीक है, ये आ गया आंसर। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा, दूसरा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मेरी कौन सी होगी, ये वाली होगी। क्या इसमें भी 2 ही किलो है, तो इसमें भी जो फोर्स बनेगी वो 2 इंटू 10 यानी कि 20 न्यूटन बन जाएगी, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। इसमें लेकिन दूरी 2 ही मीटर है, उसमें 3 मीटर थी, तो इसमें दूरी अलग है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी हो जाएगा, 20 इंटू 2 करेंगे तो टोटल 40 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको मैंने प्लस में लिखा है, ये क्लॉकवाइज है तो उसको मैंने माइनस में लिखा है। अगर आप देखें तो यहाँ 60 है और यहाँ 40 है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। कौन सा वाला भारी है, सर क्लॉकवाइज वाला भारी है, क्योंकि 60 लिखा हुआ है, और अगर क्लॉकवाइज वाला भारी है तो ये कहाँ जाएगी, क्लॉकवाइज की तरफ भागेगी। जैसे कि तुम्हारे पास ये लकड़ी है, अगर इधर की तरफ ज्यादा टॉर्क है, इधर की तरफ कम टॉर्क है, तो इधर ही की तरफ तो लकड़ी भागेगी, वैसे ही यहाँ पर भी भागेगी। तो सवाल है, इज द व्हील बैलेंस, तो नो, इज व्हील इज नॉट बैलेंस। क्यों सर, क्यों 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 नहीं बैलेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर नहीं होगी, अगर फोर्स जो है, हमने देखा है कि अगर इधर और इधर बराबर टॉर्क नहीं आएगी तो चीजें नहीं रुकेंगी, जिधर भारी टॉर्क होगा उधर ही भाग जाएगी। देखते हो ना कि इसको हमने लटकाया है, इधर हम भारी कर दे तो इधर भाग जाएगी, उधर भारी कर दे, उधर टॉर्क बढ़ा दे उधर भाग जाएगी। तो यहाँ कहाँ ज्यादा टॉर्क है, कहाँ, यहाँ पे इस तरफ है। देखो यहाँ पे देख सकते हो 2 3 6, यहाँ 2 2 4, यहाँ 6 6 यानी 60 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इधर की तरफ भागेगी। ओके, सो तो व्हील इज बैलेंस, नो। सवाल क्या है, हाउ विल यू बैलेंस इट, कैसे बैलेंस करोगे भाई, बराबर कर दो, इधर 60 है उधर 40 है, बराबर ही नहीं, उधर 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 भी हम क्या करें, पूरा 60 पूरा कर दें। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ यानी कि जो हमारा ये कौन सा साइड है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला साइड है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ कितना और बढ़ा दें, यहाँ 60 था, यहाँ भी 60 करना है, तो 20 न्यूटन मीटर और बढ़ा देंगे। सो बाय इंक्रीजिंग द टॉर्क एट एंटी क्लॉकवाइज साइड ही लगाओगे ना,
और कितना बढ़ाओगे, 20 न्यूटन मीटर बढ़ाओगे, क्योंकि इधर भी 60 हो जाएगा, उधर भी 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे तो फिर दूसरे पोर्शन पे आएंगे। टाइम देखें कितना हो गया है, 3:36। ओके, अभी 3:30 से ऊपर हो गया, यानी कि हो गया होगा आधा घंटे के आसपास। तो देखो इसमें भी टोटल टॉर्क पूछी गई कि टोटल टॉर्क बता दो। भैया टॉर्क ही में सबसे ज्यादा समय जाएगा, बाकी तो आधे आधे घंटे में, आधे घंटे में सीओजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो देखो टोटल टॉर्क इसमें बताना है। इसमें भी देखो तीन तरह की टॉर्क दिख रही होंगी, मैं चलो उसको नाम दे देता हूँ। ये वाला टॉर्क 1 दे देता हूँ, इसका इसकी टॉर्क 2 और इसकी टॉर्क 3। तो इसमें भी टोटल बताना है। इसमें भी देख सकते हो कि एक हमारा इधर की टॉर्क है, इसको हम लोग उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे, और ये वाली इधर की टॉर्क है यानी क्लॉकवाइज, और ये वाली भी इधर घुमा रही है तो ये वाली भी क्लॉकवाइज है। तो हमें क्या करना है, हमें सारी टॉर्क पहले लिख लेनी है। सबसे पहले हम टॉर्क 1 की बात करते हैं, जो कि क्या है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज को हम किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो टॉर्क 1 की बात कर लेते हैं। एफ इंटू डी होता है, शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप एफ इंटू डी लिखिएगा। एफ हमारा 2 है, डी हमारा 3 है, 2 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए आप माइनस का निशान यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। ये 3 है, ये 2 है, तो फिर टॉर्क 2 को ले लेंगे, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी 3 और 2 है, 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको भी मैं माइनस में लिख लूंगा बिकॉज ये क्लॉकवाइज है। तीसरी बात कर लेते हैं टॉर्क नंबर 3 की, जो कि क्या है, जो कि मेरी एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे यहाँ पे, इसको हम प्लस में लिखने वाले हैं। कैसे करेंगे, एफ इंटू डी करेंगे। यहाँ पर एफ कितना है, 10, डी कितना है, 1, तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 10 न्यूटन मीटर। अगर कोई मुझसे पूछ ले टोटल बता दो, तो भैया सर टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल कैसे निकालोगे, ये सारा जोड़ दोगे। तो 10 हमारा प्लस में है, बाकी दो माइनस में है, तो 10 -6 आंसर कितना आ गया, 10 में 12 गया तो -2 न्यूटन मीटर आ जाएगा। माइनस निशान हमें क्या बताता है कि टोटल जो टॉर्क है वो माइनस की तरफ है, यानी क्लॉकवाइज की तरफ है, यानी क्लॉकवाइज वाली ताकत ज्यादा है। आप ऐसे भी देख सकते हो क्या, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 6 मिलके 12, 12 क्लॉकवाइज की साइड में, और 10 एकम 10, 10 जो है 10 जो है एंटी क्लॉकवाइज की साइड में। तो 12 क्लॉकवाइज है और 10 एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ज्यादा है, क्लॉकवाइज जीतेगा। क्लॉकवाइज में कितना ज्यादा है, क्लॉकवाइज में 12 है, एंटी क्लॉकवाइज में 10 है, तो 2 ज्यादा है, तो देखो 2 आंसर आया। समझ रहे हो, ऐसा होता है ना कि अगर 3 लोग इधर खींच रहे हो, 2 लोग उधर खींच रहे हो, तो इधर एक लोग ज्यादा है तो खिसकेगा, लेकिन तीनों की ताकत से नहीं खिसकेगा, जो एक्स्ट्रा आदमी है उसकी ताकत को लिया जाएगा। वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, टॉर्क का एग्जाम्पल देख लो। टॉर्क के एग्जाम्पल क्या क्या है। टॉर्क का सबसे पहला एग्जाम्पल है दरवाजे का खुलना और बंद होना। ठीक है, आपको पता होगा सभी को कि जो हैंडल होता है हमारे दरवाजे का, वो खूब किनारे पे रखा जाता है, और जो कब्जा होता है, ये हिंज होता है, हिंज से दूर रखा जाता है। दूर क्यों रखा जाता है, ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाया जा सके। तो जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उससे क्या होगा, उससे आपकी टॉर्क बढ़ जाएगी, और आपको जो ताकत है वो बहुत कम लगानी पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई वाई द हैंडल ऑफ द डोर इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डोर, तो आप बताओगे टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू इंक्रीज द टॉर्क सो दैट वी कैन गेट अ लार्ज टॉर्क बाई अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल फोर्स। हमें ताकत बहुत कम लगानी पड़ेगी, लेकिन दूरी हैंडल बहुत ज्यादा है तो टॉर्क बहुत ज्यादा बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपके स्पैनर का भी सवाल पूछेंगे, सेम आंसर बताएंगे कि वाई द लेंथ ऑफ स्पैनर रॉड इज लॉन्ग, वही टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाए और हमें फोर्स, टॉर्क ज्यादा हो जाए और हमें फोर्स कम लगानी पड़े। सो टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू इंक्रीज द टॉर्क, we so that we can get a large torque by applying very small force. ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं पेडल ऑफ साइकिल। साइकिल का पहिया सभी ने देखा होगा, जो साइकिल में पहिया होता है ऐसे करके जुड़ा होता है ना, ये हमारे गियर वेयर ऐसे लगे होते हैं, ऐसे गियर वेयर लगे होते हैं, तो उसी में हमका पहिया जुड़ा होता है। तो ये पेडल भी लंबा इसीलिए रखा जाता है। सेम आंसर इसमें भी देना है। क्या आंसर देना है क्या आंसर देना है कि दिस इज डन टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाए। कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बढ़ जाए। सो दिस इज डन टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द टॉर्क। भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगी, बट बाई अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल फोर्स बाई अस। लेकिन हमें जो लगानी पड़ेगी वो बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी। थोड़ी मेरी इंग्लिश गड़बड़ हो गई हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं कपल फोर्स की। कपल फोर्स क्या है, कपल फोर्स का मतलब होता है कपल। कपल जानते हो कौन होते हैं कपल, वही कपल। तो भाई कपल का मतलब होता है जोड़ा।
ऐसी फोर्स जो जोड़े में लगे। तो भाई इक्वल कपल फोर्स क्या है? कपल फोर्स होती है इक्वल और अपोजिट फोर्स, बराबर है और अपोजिट फोर्स है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन, ठीक है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स है लेकिन सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे देखो ये हमारे पास एक गाड़ी की स्टेयरिंग है। वेट, स्टेयरिंग क्या चौकोर होती है? स्टेयरिंग गलत बना दिया हूं यार। तो ये हमारे पास एक गाड़ी की स्टेयरिंग है। अब देख भाई, इसको मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं और यहां से फोर्स लगा रहा हूं, तभी तो घूमेगी। अगर तू इधर इधर से पकड़ के ऐसे करेगा तो स्टीयरिंग कभी घूम सकती? नहीं घूम सकती। तो अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको कपल फोर्स बोलते हैं। ढक्कन खोलने में एग्जांपल्स देख लो भाई, तो वही लिख दे रहे हैं, स्टीयरिंग ऑफ कार, कार की जो स्टीयरिंग घुमाते हो तो वहां पर कपल फोर्स लगाते हो। दूसरा आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, क्या है उसका, वो कैप वाला ना, ओपनिंग ऑफ कैप। उसके बाद सर कपल फोर्स का फॉर्मूला, तो भाई कपल फोर्स का मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, कपल फोर्स का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। यहाँ तुम चाहो तो एक बॉटल या एक ढक्कन बना सकते हो, जिसको हम खोलते हैं ना उंगली से, ऐसे करके खोलते हैं ना, ओके। तो आओ कपल फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कपल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है? फोर्स लेना है, एक फोर्स लेना है और डिस्टेंस लेना है दोनों फोर्स के बीच का, ठीक है। जैसे यहां पर एक सवाल आ गया कि भैया कपल टॉर्क, टॉर्क बताइए ड्यू टू कपल। तो देखो फोर्स कितनी है? 10 है। दूरी कितनी है? दोनों फोर्स के बीच की दूरी कितनी है? दोनों फोर्स के बीच की दूरी कितनी? ये वाली फोर्स 10, ये वाली फोर्स 10, के बीच की दूरी 2 2 4 है। तो टॉर्क कपल की वजह से कितना हो गया? एफ इंटू डी। दूरी कितनी लेनी है? दोनों फोर्स के बीच की दूरी लेनी है। तो कितना हो जाएगा? 10 और 4, 10 इंटू 4 कर दोगे तो 40 न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ, ये देखिए ये वाला सवाल आपके आईसीएसई 2025 में आया है, 2025 में आया हुआ। इसमें क्या लिखा है? अगर फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं लेकिन सेम लाइन में है और नहीं सेम लाइन में है तो क्या होगा? जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस आ गए, आ गए। अगर दो फोर्सेस हमारे पास हैं लेकिन सेम लाइन में हैं तो क्या होगा? ये देखिए, ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन में है तो क्या होगा? इसका इसका कैंसिल हो जाएगा, बॉडी कहीं नहीं जाएगी। सेम लाइन में है तो बॉडी क्या होगी? नहीं चलेगी। और अगर अपोजिट लाइन में है तो बॉडी क्या होगी? अपोजिट लाइन में है तो बॉडी क्या होगी बताइए? एक ऊपर एक नीचे, जैसे हम लोग इंटरवल में करते थे कि एक के पैर पकड़ ले, एक के हाथ पकड़ ले, खींच लिया तो बॉडी क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। तो बॉडी विल मूव क्या, बल्कि घूमेगी क्या? रोटेट कर जाएगी, ठीक। फॉर्मूला, अच्छा कपल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ जगह दी गई थी, अब मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में नीचे लिख करके जब स्लाइड दूंगा ना तो उसमें नीचे लिख दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म मीटर स्केल है और नॉन यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल देख लीजिए। यूनिफॉर्म मीटर स्केल क्या होती है? एक ऐसी स्केल होती है जो पूरा एकदम हर जगह से यूनिफॉर्म होता है और उसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है वो बीचों बीच में होता है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहीं से मोटी होती है, कहीं से पतली होती है, तो वो बीचों बीच में बैलेंस नहीं होगी। जैसे इसी को मैं बात कर लेता हूँ। देखो इसको, इसके ऊपर मैं अगर क्या करूँ, ये देखो, इसके ऊपर मैं अगर इधर वजन बढ़ा दूं तो इधर इसका वजन बढ़ चुका है। अब ये बीच में बैलेंस नहीं होगी। वेट मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ बैलेंस हो रही है। देखो ये अभी ये भी यहाँ पे बैलेंस हो रही है। देखो यहाँ बैलेंस हो रही है। इसको हटा दूंगा तो ये अब यहाँ, पहले अभी यहाँ हो रही थी, अब वो हटा दिया, अब यहाँ नहीं हो रही। अब इधर इधर है, अब इधर हो रही है। लेकिन जब सामान रख दिया तो इधर हो रही थी। मतलब सामान जब रखते हैं तो उसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है, या कह लो जहां उसका सारा वजन होता है, इसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से खिसक जाता है। और किस तरफ खिसकता है? जिस तरफ भारी हो। जैसे अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे बैलेंस है, ये देख सकते हो मेरी एक उंगली पे ये चीज बैलेंस है। लेकिन अगर मैं भारी सामान रख दूं
ये वाला भारी सामान, इससे पहले अभी तुमने देखा था मैंने उस तरफ रखा था, और अब ध्यान से देखो मेरा ये बैलेंस पॉइंट यहाँ पर है और मैं यहाँ सामान रख रहा हूँ। ध्यान से देखने तुम तो पॉज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस कर रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं होगा और मैं इसको थोड़ा खिसका रहा हूँ। अबे अरे यार सॉरी, दिस इज लेट्स रिपीट इट। तो देखो मैंने यहाँ पे रखा है और वेट, ये यहाँ पे बैलेंस है। अब ध्यान दो यहाँ पे बैलेंस है, इसको हटा रहा हूँ, गिरने लगा उधर। अब उधर गिर रहा है, इसको बैलेंस करता हूँ, देखो ये देखो हुआ। थोड़ा उधर खिसकाना पड़ा, जिधर भारी रखेंगे उधर बैलेंस हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का फर्क है। तो बस कुल मिला के मुझे यही बताना था कि अगर तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है जो बराबरी से बनी हुई है, तो उसका जो वेट है वो बीचों बीच में होगा। मीटर का मतलब क्या होता है, एक मीटर की स्केल, तो एक मीटर में 0 से लेके 100 सेंटीमीटर होंगे, तो इसका जो वजन होगा वो 50 पे होगा। इसका जो वेट होगा वो बीचों बीच में होगा। तो वेट लाइस एट सेंटर, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म जो होगी वो कहीं से मोटी कहीं से पतली होगी। तो वेट जो है मेरा जिधर भी भारी हो उस तरफ, जैसे अब इधर मैंने भारी कर दिया तो इसका वेट हो सकता है इधर कहीं लाई करे, ठीक है। तो इसका जो वेट है सेंटर पे लाई नहीं करेगा। तो किधर लाई करेगा, जिधर भी हैवियर साइड होगी, ठीक है। बहुत आता है आपके पेपर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मीटर स्केल। चलो ठीक है, बढ़िया। हमारा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस का जो सम आ रहा है वो जीरो आ रहा है। क्या कहने का मतलब ये किताब मेरे हाथ में है, तो ये किताब चल रही है नहीं चल रही, मतलब इस किताब पे लगने वाली सारी फोर्स जीरो है। ये किताब मेरे ऊपर, मेरे हाथों पे नीचे की ओर एक फोर्स लगा रही है और मेरा हाथ इसके ऊपर की एक फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्स बराबर है ना, किताब नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। नीचे जो फोर्स लगती है, अर्थ लगाती है, उसे mg कहते हैं। सरफेस जो फोर्स ऊपर लगाता है उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गई, अब कैंसिल हो गई तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं mg और n क्या है, बराबर है। नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स बराबर है, तभी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब देखिए रोटेशनल की बात कर लेते हैं। रोटेशनल का मतलब होता है रोटेट होना। तो भैया अगर अभी तो देखो अभी ये पूरा बैलेंस है, लेकिन अगर मैं इधर की तरफ भारी कर दूं, अगर मैं इधर की तरफ भारी कर दूं तो क्या होने वाला है, ये चीज इधर की भागेगी। क्यों भाग रही है, क्योंकि इधर की तरफ हमारा जो टॉर्क है वो ज्यादा हो गया, या कह सकते हो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो ज्यादा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए सेम अमाउंट में सेम टॉर्क यहाँ भी लगा दें। तो अगर इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क बराबर होगा तो ये नहीं गिरेगी। मैं कह रहा हूं मैंने यहाँ एक और सामान लगा दिया, तो मैंने एक और टॉर्क लगा दिया, अगर उतना ही टॉर्क मैं इधर भी लगा दूं तो ये रुक जाएगा। मैं कह सकता हूं कि जब हमारा क्लॉकवाइज वाला मोमेंट और जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट, वैसे उधर वाली जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है और इधर वाली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मोमेंट जब बराबर हो जाएंगी तो हम क्या कह देंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मान लो इधर वाली टॉर्क को हम टॉर्क नंबर 1 बोल देते हैं और इधर वाली टॉर्क को टॉर्क नंबर 2 बोल देते हैं। तो अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क 1 और टॉर्क 2 बराबर है। लेफ्ट जो क्लॉकवाइज वाली फोर्स है, जो एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्स है, वो बराबर है, तभी ये कहीं नहीं घूम रही है। तो देखिए इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी नहीं रोटेट कर रही है ना लेफ्ट ना राइट, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर लगने वाली जितनी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, जितनी भी क्लॉकवाइज वाली टॉर्क है, वो सब किसके बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज वाली टॉर्क के बराबर है। इसीलिए ना ही ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक जो फॉर्मूला वगैरह बनता है वो लोग लिखवा देते हैं, W1 D1 बराबर W2 D2। ये क्या है मैं अभी इसके ऊपर बात करूंगा, ओके आप लिख सकते हो, बट मैं अभी इसके ऊपर आपको दिखाऊंगा कैसे लगाना है। आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको ये बात याद रखनी है। ये बात आप याद रख लोगे तो आपका सवाल बहुत आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक दो सवाल करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल, इन अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल। आपके पास एक मीटर स्केल है जो क्या यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसका वजन पूरे में बराबरी से फैला हुआ है। और मीटर का मतलब पता चल गया कि 0 से शुरू करेंगे और 100 पे खत्म करेंगे, कि मीटर स्केल है। फलक्रम इज प्रेजेंट एट 70, तो हमने एक फलक्रम, एक 70 के मार्क पे एक फलक्रम लगा रखा है। फिर क्या है, अ 60 किलोग्राम वेट इज हंग एट 50 सेंटीमीटर मार्क, 50 सेंटीमीटर पे एक 60 किलो का वेट लगा दिया है। तो ये 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 तो बीच में होता है भाई, तो ये 50 है। यहाँ पे हमने एक 60 किलो का वेट लगा दिया है। हाउ मच वेट विल बी प्लेस्ड
एट एंड टू बैलेंस द स्केल। तो पूछा गया कितना जो है हमें वेट लगाना चाहिए दूसरे एंड पे ताकि स्केल को बैलेंस किया जा सके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेट हमें लगाना चाहिए वो इस एंड पे लगाना चाहिए, पहली बात, क्योंकि तभी हमारा स्केल बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि स्केल इधर भाग रही है। तो यहाँ पे हमें एक एक्स का वेट लगाना है, पता नहीं कितना लगाना है। एक चीज इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मिसिंग है, वो ये मिसिंग है कि, तो इसमें ये मिसिंग है कि स्केल का वेट नहीं दिया गया। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि मास ऑफ स्केल जो है, मास ऑफ स्केल हम कुछ ले लेते हैं अपने मन से, वो जो है 10 किलो है। मान लो स्केल का जो वजन है वो 10 किलो है। तो मैं बता दूं कि स्केल का जो भी वजन होता है वो कहाँ काम करता है, बीचों बीच में काम करता है। तो इस पूरे में बीचों बीच का पॉइंट ये रहा। तो 50 वाली जगह से हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और एक वजन और टांग देंगे जिसका नाम हो जाएगा, जिसका वजन हो जाएगा 10 किलो। तो 10 किलो मेरा क्या है, ये स्केल का वजन है। 60 किलो तो हमने लटकाया है, और इधर हम दूसरी तरफ हमें एक नया वेट लटकाना है जिसकी वजह से ये पूरी चीज बैलेंस हो जाए। तो हमें कैसे पता चला, उधर ही लटकाना है क्योंकि इधर सब लटका हुआ है, इधर गिर रहा है, तो उस ऑपोजिट साइड में लटकाना चाहिए। अब बात ये है कि कैसे करेंगे, कैसे सर W1 D1 कैसे करें, मैं बता देता हूँ। देखो सुन लो बहुत आराम से। ये वाली जो फोर्सेस हैं ये है मेरी इधर क्लॉकवाइज, और ये दोनों फोर्सेस इधर जा रही है ना एंटी क्लॉकवाइज। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की माने अगर ये रुकी हुई तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर होगी। तो देखो एंटी में कौन कौन सी चीजें हैं और क्लॉकवाइज में कौन कौन सी चीजें हैं। तो भाई एंटी वाली साइड अगर हम देखें तो हमारा एक 10 किलो का वेट है और एक 7 किलो का वेट है। तो मैं दो वेट दिख रहे हैं मुझे, एक W1 दिख रहा है जो कि 10 किलो का है, और एक W2 दिख रहा है जो कि 60 किलो का है। और फिर D1 और D2 लिख लेते हैं। D1 क्या होगा, पहले वेट की दूरी, D2 क्या होगा, दूसरे वेट की दूरी। कहां से दूरी होगी, दूरी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस जगह के अबाउट ये घूमती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने इसको बांध रखा है, यहाँ मेरा पाइवट है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी सर, 70 में से अगर 50 घटा दें तो यही तो मेरी दूरी होगी इस वाले वेट की और इस वाले वेट की। सर 70 में से 50 घटा दो तो 20 सेंटीमीटर दिख रहा है मुझे। तो भाई D1 भी मेरा 20 सेंटीमीटर हो गया और D2 भी मेरा 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्लॉकवाइज वाले में देख लेते हैं ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है। सर 70 में 100 घटा लो तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई वेट हमारा जो है, हमारा W3 बोल देते हैं इसको, ये तीसरा वेट है, ये हमारा X बोल देते हैं, और जो तीसरी जो दूरी है उसको हम 30 बोल देते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है वो क्या कहता है, क्लॉकवाइज मोमेंट के जितना भी समय इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई, आपको मैं पेपर में बता रहा हूँ कैसे लिखोगे, आप पेपर में लिखोगे बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाया और फिर यहाँ लिख देंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, और उसके नीचे लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन सी टॉर्क है, एक W1 D1 है, एक W2 D2 है। तो हम पहले एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, तो W1 D1 प्लस W2 D2 इसके बराबर होना चाहिए जो दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ कौन सी टॉर्क है, क्लॉकवाइज है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, ये F है ये D है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, W3D3 हो जाएगा। फिर से सुन लो भाई, जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज में फोर्सेस आ रही है वो सारी जोड़ के क्लॉकवाइज के बराबर होनी चाहिए, तभी चीज बैलेंस होगी। अब देख देख के लिख लो, W1 10 20, तो यहाँ रखेंगे 10 इंटू 20। यहाँ यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिस यूनिट को लोगे उसी यूनिट में आंसर आएगा। 60 इंटू 20, 60 इंटू 20। क्यों ऐसा हो रहा है इसको समझाने का भी समय मेरे पास है नहीं, आप क्लास में होते तो बिल्कुल समझाते। ओके, इसको सॉल्व करते चले आएंगे। तो 20 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 200, 60 इंटू 20 हो जाएगा 1200, 30x। ओके, सॉल्व करते चले आएंगे। सो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सो 12 और 2 मिला के 1400, और ये हमारा 30, तो 0 से 0 कटा, एंड x की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है 3 3 जा 9, और सॉरी 3 4 जा 12, और 2 14, 3 6 जा 18, 46 पॉइंट समथिंग kg आ रहा है। 3 4 जा 12 और 2 14, 3 6 जा 18 और 2 23, 46.6 kg के अप्रॉक्स आ रहा है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। एक सवाल और कर लेते हैं, ये देखिए 2025 का सवाल है, आपके 2025 में आया हुआ है। क्या है सवाल है ये देख लेते हैं। आकाश टेक्स अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल। आकाश भैया हमारे एक मीटर स्केल लेते हैं। तो ये आकाश भैया है हमारे, इन्होंने एक मीटर स्केल ली है। फिर क्या है, सस्पेंड अ वेट ऑफ 2 न्यूटन एट 1 एंड x। तो 2 न्यूटन का वजन लगाते हैं किसी एक एंड पे, बता भी नहीं रहे, कितने होशियार है कि 2 न्यूटन किधर लगाया। तो एक में एक एंड पे, कोई एक एंड मान लो भैया, जो तुम्हें मानना हो, इधर मान लो, इसको x मान लो। तो x वाले एंड पे कितना लगाया, 2 न्यूटन लगाया। अ वेट ऑफ 5 न्यूटन ऑन द अदर एंड y। 5 न्यूटन दूसरे एंड पे लगा दिया जिसका नाम है y, तो इसको मैं y बोल देता हूँ, इसमें 5 न्यूटन लगा दिया। फिर क्या, ही देन बैलेंसेस द रूलर हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ प्लेस एट 70 सेंटीमीटर फ्रॉम x। तो कह रहा है x से 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस करता है। तो ये x है,
तो यहाँ के 0 मान लेते हैं, फिर यहाँ से 70 सेंटीमीटर पे वो एक फलक्रम लगा के बैलेंस करता है। ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ द ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर। इसको पूरा बनाइए और वेट बताइए। सबसे पहले सवाल में आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मीटर स्केल। यूनिफॉर्म का वजन कहाँ पे होता है सर? यूनिफॉर्म का अभी आपने बताया था बीचों बीच में होता है। तो ये हमारा वेट ऑफ द स्केल हो गया जो हमको पता ही नहीं है। यहाँ पे हमारी फोर्स दी गई 2 न्यूटन, यहाँ पर हमारी फोर्स दी गई 5 न्यूटन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी जैसा करा है वैसा सवाल 2025 में आ गया। इधर वाली सारी टॉर्क किसके बराबर होनी चाहिए? इधर वाले के बराबर, तभी तो बैलेंस होगा। अब मैं ज्यादा तुमको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। देखो ये वाली चीज इधर जा रही है, ये वाली मेरी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी वाला डेटा लिख लें क्या फटाफट? तो एंटी वाले में इसको मैं बोल देता हूँ W1, इसको मैं बोल देता हूँ W2। तो वेट नंबर 1 मेरा है 2 न्यूटन, वेट नंबर 2 है मेरा x। सब बात यह है कि सर दूर कितना कितना है, दूरी कितनी कितनी है? तो वेट नंबर 1 कितनी दूर है? तो ये 50 है, ये 0 है। 50 में से 0 गया कितना? सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई भाई। फलक्रम से देखना है, फलक्रम से देखना है, डब्बे से नहीं देखना। फलक्रम यहाँ पर है, कहाँ से देखते हैं? फलक्रम से। ये 70 है, ये 0 है, तो कितनी दूर है? 70 में 0 गया तो 70 आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए ये वाला फलक्रम से कितनी दूर है? से 70 लिखा है, 50 लिखा है, माइनस कर देंगे। 70 में 50 गया तो 20 आ गया। तो W2 मेरा x है और D2 मेरा कितना है? 20 है। D1 मेरा 70 है। फिर हम बात कर लेते हैं क्लॉकवाइज की। तो क्लॉकवाइज में अगर हम देखें, इसको मैं बोल देता हूं W3, जो कि 5 न्यूटन है। कितनी दूर है? तो सर यहाँ 100 होता है, और 100 में से अगर हम 70 घटा दें तो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो D3 मेरा 30 सेंटीमीटर है, और W3 जो है मेरा यहाँ पे 5 न्यूटन है। तो कैसे करेंगे सर? अभी तो आपने जैसे पीछे सिखाया वैसे सिखाया नहीं सिखाया? क्या करेंगे? जितना एंटी क्लॉक का टॉर्क है उतना क्लॉक के बराबर रख देंगे। एंड तो लिखेंगे आप पेपर में बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अच्छे से साफ साफ ये पूरी बात लिखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमने लगाया है, और उससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे W1 D1 एक तरफ है, प्लस दूसरा टॉर्क भी एक तरफ है W2 D2, और अपोजिट साइड में तुम्हारा W3 D3 है। सारी चीजें रख के सॉल्व करना है, तुम्हारा वर्क है। और इसको आंसर जो है बताओ कमेंट्स में क्या। अच्छा कर देता हूँ, देखो W1 अभी कर देता हूँ, बाद में दूंगा अभी। तो ये 2 × 70 हो जाएगा, प्लस W2 हमारा हो जाएगा 20 × x, 20 और x है। फिर W3 D3 30 और 5 है, तो 30 × 5 150 होता है। ठीक है, सॉल्व करते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 70 × 2 यानी 70 × 2 करोगे तो 140, 20x 150, ये 140 उस तरफ भेज देंगे, 150 माइनस 140 10 होता है, और ये 20 जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ सही कर रहा हूँ। 2 × 70, 2 × 70 x × 20। हाँ ठीक है, लग तो सही रहा है भाई। ओके 35 से 150। ओके बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई होगी तो बता दीजिएगा कि ये सर ये इसमें आपसे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ आ जाएगा 10, तो भाई x आ जाएगा 10/20, 0 से 0 खत्म, तो ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन। ओके सो इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन में इसलिए आया क्योंकि न्यूटन में क्वेश्चन में दे रखा था। ओके तो इसी तरह से आपको सवाल को करना है। ठीक है, डेटा रखना है, पुट करना है और सॉल्व करना है। तो आप आई होप आप इसको कर पाएंगे। इसी तरीके से करना है, आप सही से उतारेंगे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 2024 में सवाल आया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब इसका वजन बीच में नहीं होगा, बीच से थोड़ा किनारे होगा। और फिर क्या दे रखा है? पाइवट एट वन एंड, इसको एक कोने पे पाइवट करके रखा गया है। तो एक कोने पे पाइवट किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसको पाइवट, इस कोने पे पाइवट किया है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीम का वेट 120 है। 120 बीच में नहीं देख सकते हो, बीच से थोड़ा हट के आया हुआ है। और इसको क्या करके रखा है? इसको एफ की वैल्यू बताइए ताकि ये रुकी रहे, इसको रोक के रखना है। अब तुम सोचो, इसको ऐसे सोच लो, देखो जैसे ये वाली लकड़ी है, इसको मैंने यहाँ किनारे पे पाइवट किया है, तो जाहिर सी बात है नीचे गिरेगी, देखो गिर रही नीचे। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं यहाँ से एक फोर्स लगाऊं तो ये सीधी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ये जो पेन से मैंने फोर्स लगाई है वही इन्होंने एफ से दिखाई है, इसी फोर्स को बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक बैलेंस करना है, कि बैलेंसिंग की बात हो रही है। तो आप इसमें ढूंढिए कि इसमें क्लॉक वाइज कौन सी है और एंटी क्लॉक कौन सी है। चलिए
चलिए फिगर देखिए, ये देखिए स्केल का वजन है। आप सोचिए कि ये देखिए स्केल को ऐसे देख लीजिए, ये स्केल मैंने ऐसे फंसा दी, देखो यही फिगर है, स्केल को फंसा दिया। अगर छोड़ दूं तो किधर भाग रही, इधर भाग रही। ये कौन सी मूवमेंट है? ये सर ये तो क्लॉकवाइज दिख रही है। तो इस वाले जो 120 न्यूटन है इससे कौन सी आ रही है? क्लॉकवाइज आ रही है। तो क्लॉकवाइज के लिए हमें डब्ल्यू दिया गया है 120। डिस्टेंस कितनी दी गई है? ये वाली 120 कितनी दूर है? कहां से दूरी लेते हैं? फलक्रम से दूरी लेते हैं। ये रहा फलक्रम, यहाँ बांधा गया है, यहां से इसकी दूरी कितनी है? 0.20 है। W2 की बात कर लेते हैं, दूसरा वाला वेट। तो दूसरा वाला इस और कोई तो दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे ये एक फोर्स दिख रही है, ऑपोजिट घुमा रही है, ऑपोजिट है, तो इसको F बोल देते हैं, हमें पता करना है। और ये कितनी दूर है? सर ये दूरी तो यहाँ फलक्रम से जो दूरी है वो इन्होंने लिख रखी 0.80। क्या सवाल हो नहीं सकता? क्या क्लॉक बराबर एंटी क्लॉक रख देंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखेंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज को बराबर रखेंगे, और W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2 लगाएंगे, और सही तरीके से सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 120 इंटू 0.20, और इधर हो जाएगा F इंटू 0.80। F आपको निकालना है तो F को ये 0.80 दूसरी तरफ चला जाएगा। सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग हो सकता है मुझसे जल्दी कर रहे हो, तो आप इसको इस अपने हिसाब से कर लीजिएगा, सही काटिएगा 2 0 0 0 एंड देन आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, सो मेरा आंसर वैसे आ रहा है 6 5 30 300 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है आपका। ओके, तो इसको कर लीजिएगा, इट्स एन इजी क्वेश्चन। ओके, तो आपने जैसे भी किया हो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा सवाल है, 2026 में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अ मेटल रॉड AB ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, अच्छा 80 सेंटीमीटर का हमारे पास रॉड है, बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम द एंड ऑफ ए। तो हमने उसको 45 पे बैलेंस करके रखा हुआ है, और वेट्स वगैरह लगा रखे हैं दोनों तरफ, 100 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि हमने इधर भी 100 लगा रखा है, इधर भी 100 लगा रखा है, और फलक्रम पे 45 पे बैलेंस किया हुआ है। अब बताइए, पहले हम कह रहे हैं सवाल कुछ भी पूछा हो, ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म होगा तो वेट बीच में आएगा। आप देख सकते हो ये 0 है, ये 80 है, वेट यहाँ आना चाहिए, लेकिन 45 पे आ रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में तो बीच में आता है, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, किधर की तरफ की ज्यादा वेट होगा? मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, तो आना यहाँ चाहिए था, लेकिन फलक्रम इधर भाग गया है। तो मैंने बताया भी था, जिधर भारी होता है उधर फलक्रम भागता है, मतलब इधर साइड का जो वेट है वो ज्यादा है, तभी तो उधर साइड बैलेंस हो रही है। ओके, तो सवाल क्या है? इफ द दिस रॉड इज कट एट द सेंटर सी, अगर हम सी पे इसको कट कर दें, देन द कंपेयर ऑफ वेट AC एंड BC, कह रहे AC और BC का वेट बताइए, और कह रहे इन निशानों का यूज करिए। तो भाई बता दो किधर का ज्यादा है? भाई AC वाला हल्का है और BC वाला ज्यादा है, तो AC वाला हल्का है और BC वाला ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फलक्रम उसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये BC साइड हैवियर है, बीच में नहीं आया है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर इन ए, कितना ही आसान सवाल कि इसके पीछे आपने रीजन क्या बताया। तो आप लिख सकते हैं कि बीम जो है, पहली बात नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि जो है उसका जो वेट है वो जो है सेंटर से अवे लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो वेट ऑफ स्केल होता है, सॉरी, जो वेट द वेट ऑफ this beam have shifted towards right side, that is the side of BC, it means the side BC is heavier। इसका जो वेट है वो BC की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसका इसी वजह से BC जो हमारा है वो हैवी है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, द डायग्राम बिलो शोज द बैलेंस पोजीशन ऑफ अ मीटर स्केल, इसको 40 पे बैलेंस करके रखा है, बताओ ये यूनिफॉर्म है नहीं यूनिफॉर्म है? भाई बताओ, यूनिफॉर्म होती तो 50 पे बैलेंस होती, लेकिन 40 पे बैलेंस है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो बोला गया है कि इसका डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बना दो, तो हम डायग्राम बना देते हैं। तो अगर हम इसको कहाँ पे डायग्राम बनाना है? व्हेन इट इज सपोर्टेड एट द
सेंटर, जब इसको बीच में लगाते हैं फलक्रम, तो हम फलक्रम को बीच में लगाने वाले हैं, तो ये स्केल का क्या होगा? तो भाई देखो बताओ किधर भारी है, किधर भारी है, किस तरफ भारी है, फलक्रम किस तरफ है? तो ये हमारा स्केल का मिड पॉइंट है, फलक्रम आ गया है लेफ्ट में, तो यानी कि ये वाली जो साइड है वो क्या है, वो भारी है। तो अगर मैं बीच में फलक्रम लगाता हूं तो ये साइड भारी है, और भारी साइड क्या होगी, झुक जाएगी, तो ये स्केल कैसी दिखेगी? तो ये स्केल सर, ये स्केल तो सर ऐसी दिखेगी, बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्केल जो है वो होगी शिफ्ट, यानी रोटेट होगी टूवर्ड्स, ये कौन सा मोमेंट है लिख दो, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, शिफ्ट की जगह रोटेट लिख दो, ठीक है। अगला सवाल, ओके 2019 में एक और सवाल है, लास्ट सवाल है भाई इस पे, मोमेंट ऑफ फोर्स पे, उसके बाद हम लोग, अच्छा एक सवाल और है 23 में आया हुआ है, और फिर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट खत्म करते हैं। एक मीटर स्केल है, इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में दिया गया जब इक्विलिब्रियम दिया जाता है मतलब क्या है कि स्केल हमारी बैलेंस हो चुकी है, तो बैलेंस हो चुकी है। अब सवाल है नंबर 1, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर, सवाल है नंबर 1, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर। तो वेट कैसे बताओगे रूलर का? सर वेट तो बीचों बीच में है, क्योंकि यूनिफॉर्म दिया गया है तो बीच में होगा, तो सर ये 0 है, ये 100 है, तो 50 कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा, यहीं पर हम इसका वेट x मान लेते हैं। तो और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, एक यही फोर्स दी गई है, इसको मैं बोल देता हूँ W1, इसको मैं बोल देता हूँ W2, इस दूरी को मैं बोल देता हूँ D1, और इस दूरी को मैं बोल देता हूँ D2। तो भाई 30 में से 5 गया तो D1 कितना हो जाएगा, 25, 50 में से 30 गया तो D2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा दोगे, W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2, ठीक है। तो आइए लगा देते हैं W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको बराबर ही करना है। तो W1 मेरा कितना है 40, D1 कितना है 25, W2 कितना है x, D2 कितना है 50। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? सॉल्व कर लीजिएगा x, तो ये 50 नीचे आ जाएगा, और 25 टू जा 50, 2 को 40 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा आपका x। और यहाँ पे देख लीजिए x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या दिया, GF दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे GF, GF का मतलब होता है 20 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो यूनिट कैसे देखेंगे, जो यूनिट दिया होगा वही उठा के रख दीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, 2023 का सवाल है, ओके। फिर ये हमको लग रहा है कि आखिरी, ओह सॉरी यस, एक क्वेश्चन छूट गया, ओके मैं इसमें एक थर्ड पार्ट भी छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम, कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें हम स्केल को बैलेंस कर सकें व्हेन 40 ग्राम फोर्स वेट इज शिफ्टेड टू 0 सेंटीमीटर मार्क। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये बता रहा है कि पहले जो मेरा वेट है, पहले जो मेरा वेट है वो यहाँ रखा था, जो ये 40 ग्राम फोर्स जो है 5 पे रखा था, इसको 0 पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। इधर शिफ्ट करूंगा जब मैं, तो मुझे फलक्रम को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, उसी तरफ तो शिफ्ट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये मैंने कब पढ़ाया, अभी इतनी देर से दिखाया ना तुम्हें, पिछले भी डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया, क्वेश्चंस में भी देखा। तो इसमें सवाल ये है कि फलक्रम को कहाँ शिफ्ट करोगे, तो सर फलक्रम को वहां शिफ्ट करेंगे जहां हम अपनी फोर्स को शिफ्ट कर रहे हैं। फोर्स को हमने कहाँ शिफ्ट किया, 0 की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा टूवर्ड्स द 0 सेंटीमीटर मार्क, ओके। तो इसमें लिख दीजिएगा, एक मिनट सॉरी, तो ये होगा टूवर्ड्स 0 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, इसको देख लेते हैं और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुरू करेंगे। नींद आ रही है तो जाके मुंह हाथ धुलाओ, और कॉपी पेन रख दो, जाके मुंह हाथ धुलाओ, तो ताकि कर पाओ सवाल ना। नींद तो आ ही रही होगी क्योंकि लेक्चर में आपका 1 घंटा होने को होगा, आई थिंक 1 घंटे से शायद थोड़ा ऊपर ही हो गया हो। तो जरा चेक करेंगे कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये बता रहे 22 मिनट की और हो चुकी है, और जो अभी पिछला हमने अभी ब्रेक लिया था बीच में, मैंने 40-50 मिनट में लिया था, तो हाँ 1 घंटा तो हो गया होगा आपको, 1-2 घंटा, और आप सॉल्व भी कर रहे होगे तो ज्यादा ही, ठीक है। देख लीजिए, अ मीटर स्केल ऑफ वेट 50 GF कैन बी बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट। क्या कह रहा है कि एक मीटर स्केल है और उसका वेट 50 GF है, और उसको 40 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस करते हैं। फिर सुन लीजिए, एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, और उसको यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म होती तो उसको 40 पे तो नहीं बैलेंस करते, 50 पे करते। तो 2023 का सवाल है, 40 पे हम उसको बैलेंस कर देते हैं विदाउट एनी वेट, कोई अदर वेट लगाते भी नहीं है, बैलेंस हो जाती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना कोई वेट लगाए अगर ये टिक जा रही है, मतलब इसका सारा का सारा वेट यहीं पर है। तो पहली बात तो मुझे फिगर देख के पता चल गया कि ये स्केल एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म होती तो 50 पे बैलेंस होती, लेकिन नहीं हो रही है। ओके, ए पार्ट, इफ दिस रूलर इज कट एट द सेंटर, अगर हम इस रूलर को बीचों बीच से काट दें, तो हम यहाँ 50 सेंटीमीटर से इसको काट देते हैं, तो विच पार्ट विल वे मोर देन 25 जीएफ, कौन सा पार्ट हमारा 25 जीएफ से ज्यादा होगा, ये सवाल है। क्या बेहतरीन तरीके से घुमा के सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो अब देखिए क्या दिया गया है, स्केल का जो मास है वो है तुम्हारा 50, और तुम इसको 20 से काट देते हो, तो भाई अगर अगर बीच में होता 50 मास तो काट देते तो दोनों तरफ 25-25 चला जाता, लेकिन इसका मास बीच में 50 नहीं है, इसका मास पूरा का पूरा यहां पर है 50, मतलब कि इतने हिस्से में इतना हिस्सा थोड़ा भारी है, ज्यादा मास का है, और उधर वाला हिस्सा कम मास का है। तो सवाल ने पूछा कि विच पार्ट विल वे मोर देन 25 जीएफ, कौन सा पार्ट ज्यादा भारी होगा, 25 से ज्यादा होगा। तो अभी पीछे भी मैंने एक सवाल कराया है, तो जो हिस्सा हमारा भारी होता है उधर हमारा फलक्रम भाग जाता है, तो मेरा फलक्रम 40 की तरफ आ गया है, लेफ्ट साइड आ गया, तो लेफ्ट साइड हमारी भारी है। तो इन्होंने पूछा है नाम दे के बताओ, तो हम नाम दे देंगे कि ये जो 0 से 50 वाला हिस्सा है, तो ए पार्ट का जो आंसर होगा, ये ए पार्ट का आंसर होगा 0 to 50 सेंटीमीटर साइड विल वे मोर, ठीक है, और कितने से ज्यादा, 25 जीएफ से ज्यादा। अगला सवाल, बी पार्ट, क्या बहुत बढ़िया सवाल था भाई, बता रहा हूं कि बच्चे टॉर्क और पढ़ के गए थे 2023 में, और सवाल गलत करके आ गए थे वाला, कह रहे थे सर बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया। अगर आप अभी देखेंगे सवाल में कुछ मतलब इसकी लैंग्वेज बहुत वैसी कर रही है, ठीक है, आप देखेंगे कर पाएंगे आप। व्हाट मिनिमम वेट प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूलर कैन बैलेंस दिस रूलर व्हेन इट इज पाइवटेड एट सेंटर, कह रहा है कि स्केल देखो, स्केल को हम क्या कर रहे हैं, पाइवटेड एट सेंटर, तो हम स्केल को बीचों बीच में पाइवट कर रहे हैं। तो स्केल का वेट कहां पर है सर, स्केल का वेट तो 40 पे था, क्योंकि हम अभी देख रहे थे कि वो 40 पे बैलेंस हो रही थी, स्केल का वेट 40 पे था। कितना वेट था सर, दिया है स्केल का वेट तो 50 जीएफ दिया हुआ है ऊपर, क्या दिया हुआ है। अब इसको बैलेंस करना है, तो किधर कैसे बैलेंस करोगे, इस साइड में वेट है उस साइड में नहीं है, तो इधर लगा दोगे। अच्छा, कैसे मुझे पता कि सर आप कोने में ही लगाओगे, आप कहीं और क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि दिया गया मिनिमम वेट, मिनिमम वेट तभी होता है जब एकदम किनारे से लगाते हैं, तो हमने वहां से लगा दिया। अब क्या करना है, ये हमारा W1 है 50 जीएफ, और दूरी कितनी है 50 में 40 गया तो D1 हमारा 10 है, इस तरह से यहाँ पे 100 में 50 गया तो D2 हमारा 50 है, और W2 मेरा X है। तो अब आपको क्या करना है, W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2 लगा देना है, तो W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2 लगा दिया। कहाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से देख लिया, W1 कितना है 50 है, D1 कितना है 10 है, W2 कितना है X है, D2 कितना है 50 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका X आ जाएगा, ठीक है। सो ये नीचे आ जाएगा 50 इंटू 10/50, ये कट जाएगा, तो X आपका 10, X हमारा क्या है, वेट है, यूनिट क्या होगी 50 जीएफ था, तो ये भी 10 जीएफ हो जाएगा। तो ये हमारा 2023 का सवाल था। ऐसे आपको भी सरीना से सवाल लगाने हैं, जो फंसेगा आप ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है। और मैं अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं लेक्चर के एंड में तुमको बताऊंगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो अब चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 2 से 3 नंबर यहाँ से सवाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन से आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, ये मेरे पास आप लोग सब लोग ऐसा कर सकते हो, ऐसा पेन अपना उठा लो, पेन लकड़ी जो हाथ में उसको उठा लो और ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आंख बंद करो चाहे खोलो, दोनों हाथों को ऐसे बंद करना है। ओके, बंद करना है, 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 और जब भी तुम्हारा हाथ बंद होगा तो आप देखोगे कि आपका पेन बैलेंस हो गया है या मेरी लकड़ी बैलेंस हो गई है। तो लकड़ी मेरी बैलेंस क्यों हो गई है, क्योंकि जिस जगह पर मैंने अभी इसको रखा हुआ है वहीं पर इसका सारा का सारा मास, सारा का सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ पॉइंट वेयर एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, एक ऐसा पॉइंट जहां बॉडी का सारा वजन एक्ट करता है। एट दिस पॉइंट सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज
अगर इस जगह पे मैं इसको पकड़े हुए हूं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो चुकी है, तभी ये बैलेंस है, ना इधर का टॉर्क ज्यादा ना इधर का टॉर्क ज्यादा। तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज क्या, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज क्या, 0 अंडा। ठीक है, आगे क्या है, क्या लिखा, इफ अ बॉडी इज हंग फ्रीली, अगर किसी बॉडी को फ्रीली लटका देते हैं, देन द लाइन ऑफ एक्सिस ड्रॉन फ्रॉम द पाइवट पॉइंट पासेस थ्रू। ये भी क्वेश्चन आता है तो इसके इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड कर दिया है कि अगर इस लकड़ी को मैं ऐसे फ्रीली लटका देता हूं, मैं ऐसे फ्रीली लटका देता हूं, तो जिस जगह से मैंने इस जगह से लटकाया है, तो मैं जब यहां से एक लाइन खींचूंगा तो वो लाइन इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी। मान लो मैं यहां से लटका देता हूं, मैं यहां से भी जब एक सीधी लाइन खींचूंगा तो इसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया था मेरा, जो भी अभी अभी मेरा ये जो जगह आया था, ये जो जगह, इस जगह से लाइन पास करेगी अगर मैं कहीं से भी इसको लटका दूं फ्रीली। तो पहले मैंने मान लो यहां से लटकाया तो ये मेरा क्या है, पाइवट, पाइवट से लाइन खींचूंगा तो वहीं से पास होगी। मैं यहां से लटका दूं, ये देखो ऐसे पलट गई, यहां से भी मैं लाइन खींचूंगा तो पास हो जाएगी। तो हमेशा आप इस तरह से देखेंगे, तो किसी भी चीज को अगर फ्रीली लटकाया जाता है, फ्रीली लटकाया जाता है और एक लाइन खींची जाती है, कहां से, पाइवट पॉइंट से, पाइवट पॉइंट जहां से जस्ट के अबाउट आपने लटकाया है, तो फिर वो लाइन कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है, COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, एक बॉडी है वो फ्रीली लटकी हुई है, फ्रीली हंग है, फ्रीली लटकी हुई है, तो मैं इस जगह से, यहाँ से जो है बॉडी को लटकाया गया है, तो यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होकर के जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस पे डिपेंड करता है, तो इस लकड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पर आया था, कोई और आकार होता उसका कहीं और आता, तो शेप पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा साइज है उस पर डिपेंड करता है, और उसमें मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरफ ज्यादा मास होगा COG उस तरफ शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आइए देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम शेप्स, शेप्स जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले मुझे दिया गया सर्कुलर रिंग, भाई रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच में होती है। सर्कुलर डिस्क की कहाँ होती है, बीचों बीच में होती है, तो बीचों बीच में होती है तो उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो रिंग हो चाहे डिस्क हो, दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होती है। फिर क्या है, ट्रायंगुलर लैमिना, तो ट्रायंगल की कहां पर होती है, सारे जो है आपको मीडियंस ड्रॉ करने हैं, मीडियंस ऐसे ड्रॉ होते हैं, ये मीडियन है, मीडियन नंबर 1, यहां से बनाएंगे मीडियन नंबर 2, यहां से बनाएंगे मीडियन नंबर 3। वो जगह जहां सारे मीडियन मिल जाए उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये कहां पर है, जहां पर आपके सारे के सारे तीनों के तीनों मीडियन मिल जाए, वहीं पर हमारा जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का होता है। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लैमिना क्या है, ऐसी जगह जहां ट्रायंगुलर लैमिना का COG कहाँ है, जहां पर तो ट्रायंगुलर लैमिना का जो है यहाँ पर तीनों जब मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और स्क्वायर है। तो ट्रायंगुलर लैमिना का कैसे आया, तीनों मीडियंस को इंटरसेक्ट करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, तो देखो भाई रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, तो रेक्टेंगल में COG ढूंढने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल मिलाने पड़ेंगे। देखो मैंने डायगोनल मिला दिया, यहां पर भी डायगोनल मिला दो, स्क्वायर में भी डायगोनल मिला दो। तो रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में और स्क्वायर में कहां पर होता है COG, जहां पर सारे डायगोनल मिलते हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है, जहां पर आपके डायगोनल्स मिलते हैं। फिर बात कर लेते हैं कोन की, तो कोन की कैसे बात करेंगे, देखो ये हॉलो कोन है, तो हॉलो कोन का जो हमारा होता है, हॉलो कोन का जो हमारा होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस तरीके से होता है, और जो सॉलिड कोन का होता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है नीचे ज्यादा मटेरियल होता है और ऊपर हर कम होता है, तो थोड़ा सा इसमें नीचे होता है और इसमें थोड़ा सा ऊपर होता है। बट होता कितना कितना है, तो इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है H/4, और ये हमारा जो होता है वो H/3 होता है। ठीक है, तो ऊपर H/3 और नीचे H/4, ये वाला थोड़ा छोटा है और ये वाला बड़ा है। ठीक, तो H/3 कहां से लेना है, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस। हॉलो कोन की और सॉलिड कोन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो H/3 और H/4 पे होती है, लेकिन फ्रॉम द बेस होती है। अब ठीक, तो अगला अब आते हैं सवाल पे। ये सवाल आपका 2025 में आया हुआ है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक ट्री से जो है हमारा
एक हमारी काइट हमारी हैंग कर रही है। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है पहला सवाल, पी क्यू आर एस इज द मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन ऑफ द ग्रेविटी, सबसे प्रोबेबल पोजिशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या होगी। तो भैया देखो ये डोरी है, मैंने बताया था कि जहां से हैंग करते हैं उसी की लाइन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो ये लाइन में है, तो इसका आंसर आर हो जाएगा। सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन, अभी पीछे मैंने जो रीजन लिखवाया है यही वाला, ये उठा ये वाला, इसी को उठा के टिप के लिख देना। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेशन मैंने आपको बता ही रखी। ये वाला सवाल 2025 ये वाला सवाल सॉरी 2025 में नहीं आया है, ये वाला सवाल 2024 में आया है, ठीक है। तो क्या है, हॉलो आइसक्रीम कोन हैज हाइट 6 सेंटीमीटर, एक हॉलो कोन है उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है आइसक्रीम कोन की। वेयर इज द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉड बेस, तो हमारे पास आइसक्रीम का कोन है, तो बेस से कितनी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मैंने बता ही रखा था कैसा कोन होता है आइसक्रीम का। आइसक्रीम का कोन भाई हॉलो होता है, तो हॉलो के लिए फॉर्मूला क्या था सर, हॉलो के लिए h/3 था, तो h/3 था, तो भैया यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, h/3 पे हो जाएगा। h कितना दिया है सर, h तो दिया है 6, तो 6/3 हो जाएगा, 6/3 कर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। अगर पूछ लेता फ्रॉम द टॉप, तो भाई पूरी हाइट 6 सेंटीमीटर थी, बेस से 2, तो टॉप से 6 - 2 करके 4 बता सकते थे। देखो पूरी हाइट 6 है ना, नीचे से 2 है, तो ऊपर से अगर पूछ लेता तो 4, लेकिन इन्होंने हमसे ऊपर से नहीं पूछा, इन्होंने कहा कि आप मुझे बेस से ही बताओ, तो बेस से बता दिया मैंने। उसके बाद क्या, व्हाट इज द विल द पोजीशन चेंज इफ इट इज फिल्ड कंप्लीटली विद हनी, अगर हम हनी शहद से भर दें, तो शहद से भरने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड, और सॉलिड की पोजीशन तो अलग होती है, तो आपको लिखना था यहाँ पे यस और नो, तो क्या लिखोगे, यस। अगला सवाल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ये हमारा 2023 का सवाल, 23 का नहीं था आई थिंक, ये शायद 20 का है, ओके थोड़ा नंबरिंग में इशू है। तो ट्रायंगुलर लैमिना जो होता है उसमें जब सारी लाइनें आप खींचते हो तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस पे ये मिल जाएगा। व्हेन दिस ट्रायंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट इन इट्स रेस्ट पोजीशन, तो जब रेस्ट पे होता है तो जो कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो टोटल जो टॉर्क होता है वो 0 होता है, तो उसका आंसर होगा 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आखिरी टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है, मान लीजिए एक बॉल है, ये गोल गोल घूम रही है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमारा अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, स्पीड नहीं बदल रही। अगर यहाँ पे स्पीड 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगी, और यहाँ पे भी 2 होगी, और वहां पे भी 2 होगी। अगर यूनिफॉर्म है तो मतलब स्पीड आपकी नहीं बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रही है, तो स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म अगर है तो स्पीड आपकी सेम रहेगी, ठीक है, नहीं चेंज होगी, या फिर इसको कांस्टेंट बोल सकते हो। वेलोसिटी की बात करें तो भाई वेलोसिटी आपकी बदल रही है, क्योंकि बदल रही क्यों है, क्योंकि भाई वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो भाई वेलोसिटी की जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसी वजह से जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। लेकिन स्पीड का जो है डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं आया। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स होती है, यानी कि टेंजेंट टू द सर्कल होती है, इसको टेंजेंट कहते हैं मैथ्स में। अगर आपको मैं एक वो दे दूं क्योंकि नचाओ नचाओ छोड़ दो, तो छोड़ने के बाद गोल नहीं घूमता है, जिस जगह पे छोड़ोगे उस जगह से बाहर जाएगा, इससे पता चलता है वेलोसिटी बाहर की तरफ जाती है। आप ड्रिल मशीन में फुलझड़ी लगा दो, घुमाओ, तो आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स आप देखोगे कि जा रहा है। एक्सेलरेशन की बात करें तो भाई एक्सेलरेशन जो है प्रेजेंट है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। फोर्स, कौन सी फोर्स है जो सर्कुलर मोशन को करवाती है, तो उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे सर्कुलर मोशन को करवाती है। कोई भी चीज जो गोल घूम रही है वो जिस फोर्स की वजह से घूम रही है उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे कि सूरज के अराउंड हमारे अर्थ चक्कर लगा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ काम करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो सेंटर की तरफ काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ काम करती है, तो भाई सेंटर से दूर काम करती है।
सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह की फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होती है, हकीकत में होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होती है, हकीकत में नहीं होती। फिर भी हम इसका नाम लेते हैं क्योंकि जो लोग उस फ्रेम में बैठे होते हैं उन्हें वो महसूस होती है। जैसे मान लो तुम झूले में बैठे होगे तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई तुम्हें बाहर खींच रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, वो तुम्हें महसूस हो रही है क्योंकि तुम उसके अंदर बैठे हो, बट असलियत में वो नहीं एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में जब तुम 11th में जाओगे तो समझोगे अच्छे से, मैंने क्लास में भी समझाया था, बट अभी वन शॉट है तो ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ। आगे देख लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो ये सेंट्रीपिटल का एग्जांपल है भाई, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल में अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो आप एक देख सकते हो कि जो मिट्टी टायर से उड़ती है वो बाहर की तरफ इसी वजह से उड़ती है। आगे अगला लास्ट पॉइंट कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी लगती है वो जो होती है वो एक ही बॉडी पे लगती है, सेम बॉडी पे लगती है, एक ही बॉडी पे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों लगती हैं। और जब कोई फोर्स एक ही बॉडी पे लग रही होगी तो वो जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं कहलाएगी। तो क्योंकि ये दोनों एक ही बॉडी पे लगती हैं तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं होती हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा किस पे लगती हैं? दो अलग अलग बॉडी पे लगती है, ठीक है। जब एक ही बॉडी पे लगेगी तो वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं होगी। आओ जल्दी से कुछ सवाल देख लेते हैं, बस तुम लोग भी जाओ आराम करो, हम भी जाए आराम करें, बहुत हो गया लेक्चर वेक्चर है। और बोर्ड्स वोर्ड्स तो मजाक है, पढ़ना वढ़ना छोड़ो, ठीक। आगे देखते हैं आखिरी, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज वर्ल्ड बाय अ हैंड। देखो इसके सवाल ना बहुत ही एकदम लप्पू सवाल होते हैं, लप्पू एकदम। क्या है यार, एक पत्थर है उसको नचा रहे हो, नेम द फोर्स, कौन से फोर्स से तुम सर्कुलर मोशन कराओगे? तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्या सवाल था? व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ऑप्शन कहाँ है टुवर्ड्स द सेंटर? जल्दी से देखते हैं, हाँ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, बस खत्म। अगला नीचे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ काम करती है? 2025 का सवाल है। तो भाई ये तो अवे फ्रॉम द सेंटर, कहाँ है अवे? ये रहा अवे, खत्म हो गया। फिर क्या है, ये 3 ही नंबर का सवाल है, 6 नंबर का मत समझिएगा, 2020 में आया है। तो पूछा गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अलग है सेंट्रीफ्यूगल से? पीछे बहुत सारे डिफरेंस लिखा है, देख लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रिएक्शन फोर्स है? पीछे लिखवाया है, देख लीजिएगा। मैग्नीट्यूड बताइए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का, तो भैया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में दोनों में से कौन ज्यादा जो होता है? तो दोनों में से कोई भी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो बोथ आर इक्वल, ठीक है। मैग्नीट्यूड यही है कि भैया दोनों इक्वल होते हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं होता। और क्या बचा? वेन अ स्टोन, ये 2024 का सवाल है। एक पत्थर है, जब उसको नचाते हैं गोल गोल, तो गोल गोल नचाने में जो फोर्स होती है वो वो कहाँ से आती है? तो भैया वो कौन सी फोर्स होती है? तो सेंट्रीपिटल होती है। और किससे आती है? इस पे देखिए लिखा होगा, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, धागे से आती है। जब गोल गोल नचा रहे होते हैं तो धागे में जो फोर्स आती है, जो उसको गोल गोल नचा रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क बताइए। तो ये तो वर्क चैप्टर का है, आगे आएगा तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इस वर्क इसके तो इसमें 90 डिग्री बनता है, तो वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। ये मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, चलिए। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो अंदर की ओर होती है, और बॉडी जो है इधर भाग रही होती है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। और जब भी 90 बनता है तो वर्क हमारा 0 होता है, या आप वर्क के चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बने रह पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं बने रह पाए तो कोई बात नहीं। अगर बने रहे हैं तो कमेंट में आप बताइए कि हाँ मैं लास्ट तक बना रहा। और अगर मेरे से कोई न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइए। हम अभी धीरे धीरे बायो और मैथ्स सारी सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो जो लोग सीरियस हैं, जो लोग सिंसियर हैं, वो जरूर इसको फॉलो करें। और हो सकता है मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे लेवल क्वेश्चंस नहीं कराए, तो वो सब मैं टेलीग्राम पे आपको देता रहूंगा, फॉर्मूला शीट्स देता रहूंगा। टेस्ट पेपर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल के टेस्ट पेपर्स हैं, वो सब आपको मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और जो अगर हमारे एरिया के आसपास ही बाराबंकी के जो लोग लोकल हैं, तो उनके लिए भी कई सारे ऑफर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। आपको ऐप पे भी दिख जाएगा, नीचे लिंक में ऐप की लिंक भी है, और ग्रुप की लिंक भी है, वेबसाइट की लिंक भी है। वहां जाके सारी चीजें देख सकते हो, शेड्यूल देख सकते हो, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।